ओके कोई नहीं। यस मैम, मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही रहता है, पता नहीं। चलो कोई ना, स्टार्ट करते हैं। कल जहां तक मैंने पढ़ाया था, अब आगे बढ़ते हुए हम लोग जे वर्सेस ब्रेमावेल मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द ऑफेंसेस, जिसके बारे में कल मैं आपको बता रही थी। मॉरल रॉन्ग होता है, लीगल रॉन्ग होता है, मेंस रिया होता है। तो देखो प्रिजम्पशन जो है ना, अब presume and needed to be specifically proved by the prosecution and since, अभी देखो क्या होता है ना, इमोरल एक्ट्स होते हैं कि देखो कोई भी अनमैरिड गर्ल को लेके भाग जाना, तो सेक्शन 55 क्या प्रिज्यूम करेगा कि वो गिल्टी है उस चीज को लेकर, क्योंकि वो लड़की जो है उसके फादर के बिना परमिशन से लेके जाई गई है ना। तो जो जजेस है उन्होंने अपना व्यू इस पर एक्सप्रेस किया था कि जो भी लेजिस्लेचर है, तो पर्सन शुड बी पनिश्ड इररिस्पेक्ट ऑफ मेंस रिया। To the language of the section, the accused was guilty of the doctrine of mens rea shall be applied in this case. अभी देखो हमने मेंस रिया पढ़ा, लेकिन डॉक्ट्रीन जो है, आप जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आते हो तो आप डॉक्ट्रीन्स पढ़ना स्टार्ट करते हो व्हेन यू कम इनटू दी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर डॉक्ट्रीन को लेकर, डॉक्ट्रीन ऑफ मेंस रिया को लेकर एक क्वेश्चन रेज होता है। तो ये जीता जागता क्वेश्चन विद आंसर मैंने आप लोगों के सामने फॉर द मेंस पर्पस के लिए भी रख लिया है। आगे बढ़े। अब डिसीजन क्या था मैम अंडर सेक्शन 55, क्या क्या मैम सेक्शन 55 कौन से एक्ट का है ये? आईपीसी पढ़ रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। डिसीजन क्या मैम है? आईपीसी में ये कहाँ है सेक्शन 55? अरे पढ़ेंगे आपको आगे, मैं अनमैरिड समझाऊंगी, गर्ल आप वाला। समझने की कोशिश करिए पहले पूरा जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो आप जैसे सेक्शंस की तरफ चलेंगे तब मैं आपको लेके चलूँ, ठीक है। अब डिसीजन क्या था? The court found that the statute does not specifically state the mens rea guilty mind is required the defendants guilty because the new his act was wrong। अभी यहाँ पर क्या हुआ था कि कोर्ट को ऐसे लगा कि जो देखो अभी स्टैच्यू है, स्टैच्यू यानी कि जो लॉ बना हुआ है वो ये नहीं कहता कि मेंस रिया गिल्टी माइंड को रिक्वायर्ड है। तो जो डिफेंडेंट है अगर वो गिल्टी है क्योंकि उसने गलत काम किया है, अगर आप में से कोई गलत काम करते हो और आपको पता है कि आप उस चीज को लेकर गिल्टी हो, दैट मीन्स आपने वो चीज करी है ना। अभी देखो बैठे बैठे एक हम लोग घर में भी बैठे रहते हैं, तो हमने किसी चीज को ऐसी प्रकार अंजाम दिया कि जिस तरह से वो हम लोगों को लगी अरे यार गलती हो गई, नहीं क्या अंदर हम लोग एक कॉन्शियस में फील करते हैं। तो ये है वो गिल्टी माइंड जो केस को क्रिटिसाइज किया गया था बाय मेनी अदर ऑथर्स। रसेल वर्सेस अनसैटिस्फैक्टरी की क्या बोला गया कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो झगड़ा है, जो स्टैब्लिश होता है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ को लेकर, वो यहाँ पर बताया गया। R versus Tolson, Maratha and Tolson was married to a Kelly Tolson। अब ये जो केस है ना 1880 का केस है, जिसमें क्या हुआ था ना कि he had to left for America. She and her father made an inquiries about her and learned from his elder brother and from a general report that Tolson has been lost in the ship bound for America। अब ये जो घटना यहाँ पर जो घटी थी आर वर्सेस टेल्सॉन के केस में 1889 का केस है, और उसे 1880 को लेकर ये बताया गया था कि मार्टिन टोल्सा वाज अ मैरिड टू केली टोल्सन। ये शादी कर रहे हुए थे और वो लोग अमेरिका के लिए निकले थे। वो और उसके फादर ने जब इंक्वायर किया इस बात को लेकर उसके बड़े भाई से, तो उन्हें ये पता चला कि टॉल्सन जो है वो शिप में गुम हो गया है फॉर अमेरिका। ठीक है, इन जनवरी 1887 में क्या होता है, सपोजिंग herself to be a widow married another man। अब वो उसने ऐसे किया था कि मैं विडो हूं और शादी करी थी दूसरे इंसान से। तो ये जो फैक्ट्स है सेकेंड हस्बैंड को लेकर, सेकेंड मैरिज को लेकर जो सीक्रेसी है, तो कैली टॉल्सन वाज अलाइव, वो जिंदा था, ठीक है, फ्रॉम अमेरिका इन 1887। द टॉल्सन वाज देन चार्ज फॉर दैन ऑफेंस committing a bigamy under 57 of the offense against the persons act 1861। ये persons act थी तभी
जो कि पनिश की गई थी, मैरी अनदर पर्सन। अभी देखो, शादीशुदा होते हुए भी अपने आप को ये कहना कि मैं विधवा हूं और किसी और के साथ में शादी करना, उसे ये लगा कि नहीं पता था, लेकिन अभी वो गुम इंसान जब उसे मिल गया तो उसको पनिश कर दिया गया बाइगमी के अंडर। तो ट्रायल कोर्ट ने इसके ऊपर क्या कहा, आ रहा है क्या समझ में? नहीं आ रहा? आ रहा है मैम। मजा आ रहा है? यस मैम। जी मैम। यस उस्मा, मैम। यस मैम। a trial court at the trial court gave a direction to the jury that believe in a good faith on a reasonable ground। देखो तभी ना क्या होता था ना, उन लोगों को भी एक कॉन्शियस रहता था, अंदर में एक रहता था कि अगर उसका हस्बैंड मर गया, आपको पता है कि हमने यहाँ पे ऐसे भी पढ़ा है कि 7 साल तक अगर कोई जो पर्सन है वो नहीं सुनाई देता, नहीं दिखाई देता, नहीं किसको पता है वो कहाँ पर है, तो उसको डेड समझा जाता है। उसके लिए आप कोर्ट से डिक्लेरेशन लेते हैं कि ये पर्सन जो है वो 7 सालों से ना सुना गया है, ना देखा गया है, ना किसी ने उसे मिला है, ना कोई उसके बारे में किसी तरह की जानकारी रखता है। तो यहाँ पर जूरी फाउंड हर गिल्टी और जज ने उसको सेंटेंस कर दिया 1 साल की इम्प्रिजनमेंट का। द अक्यूज एन अपील, अक्यूज ने क्या किया, अपील किया ऑन द ग्राउंड दैट द डायरेक्शन टू द जूरी वाज रॉन्ग। वो जो जूरी ने यानी कि जजेस ने जो ये चीज ली थी वो गलत थी, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ऑफ मेंस रिया रेज होता था। तो कोर्ट अपील में जाने के बाद में क्या हुआ, जो चीजें थी ट्रायल कोर्ट की, 9 to 5 जजेस थे जिन्होंने कॉश कर दिया, उसको खत्म कर दिया, डिसमिस कर दिया, क्योंकि एक बोनाफाइड बिलीफ था ऑन द रीजनेबल ग्राउंड in the death of the husband at the time of second marriage was good defense of the charge of bigamy। ठीक है, जे केन ने ऑब्जर्व किया द डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया शैल अप्लाई टू द स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस अनलेस एक्सक्लूडेड आइदर एक्सप्रेसली और बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन। अब यहाँ पे ना जो जज जे कर केन था, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अरे डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया तो अप्लाई होनी चाहिए ना, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी ऑफेंस है। अगर ये स्टैट्यूटरी ऑफेंस नहीं होता तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता। नहीं देखो, वहां पे उन्होंने रीजनेबल ग्राउंड को पकड़ा, जो ट्रायल कोर्ट की कंटेंशंस थी उसको लेकर वो कॉश कर दिया, वो अपील में चले गए तो अपील में कॉश हो गया। तो ये सब चीजें आर वर्सेस प्रिंस द डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया को लेके आया गया। फिर आर वर्सेस टोल्सन की हमने बात की, जो कि अगेन उन्होंने अप्लाई किया था। वीड वर्सेस स्टॉक का केस है 1921 का, जिसको अप्लाई नहीं किया गया। अदर इंपॉर्टेंट केसेस है श्रेयास वर्सेस दी रुटंजन 1895 का, हॉब्स वर्सेस विंसरसन कॉर्पोरेशन, स्वीट वर्सेस पासले 1970 का केस है। तो ये सारे जो केसेस है, मैं आपको ये सारे जो केसेस है यहाँ पर जो बता रही हूँ, ये देखो 1921 18 के केस है, जो कहीं ना आप लोगों को डिटेल डेप्थ पढ़ाने के हिसाब से मैं ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके आई हूँ। तो 1936 में क्या हुआ था, कोर्ट ने जनरली रिफ्यूज कर दिया कि जो क्रिमिनल इंटेंशन है स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस होते हैं। प्रोफेसर स्टैलेबीस ने ये कहा कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया है एक स्टैट्यूटरी ऑफेंस है इन इंग्लैंड, has come under the eclipse, but the doctrine of mens rea was again restored by the House of Lords in 1940 से in Brand versus Wood। अभी यहाँ पे Brand versus Wood को लेकर एक केस आया था जो 1946 में कैसे वो आर वर्सेस टोल्सन को टर्न करने की कोशिश कर रहा था। तो देखिए आप कि कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो दिमाग में होता है ऑलवेज बेयर इन माइंड, ये समझ के चलना है कि अनलेस अ स्टैच्यू यानी कि जो कानून बना है आइदर उसको एक्सप्रेस करता है या इम्प्लाई करता है किसी भी रूल को जो कि मेंस रिया से आता है, तो एक वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ अ क्राइम है। नो पर्सन शुड बी फाउंड गिल्टी अनलेस ही हैज अ क्वालिटी माइंड। वो पर्सन को तब तक गिल्टी नहीं माना जाएगा जब तक वो क्वालिटी माइंड है। तो कोर्ट ने इसको अप्रूव किया इस ऑब्जर्वेशन को। हमने केन वर्सेस जे का जो यहाँ पे देखा, आर वर्सेस टोल्सन में देखा, तो एवरी स्टैट्यूटरी ऑफेंस द डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया, जहां पर भी
ऐसा कोई भी अपराध होता है वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया का जन्म हो जाता है। समझ आया इधर तक? यस मैम। उस्मा, यस मैम। उस्मा की आवाज नहीं आ रही है मेरे को। जी मैम, मेरे को जा रही है। उस्मा आपकी वॉइस नहीं आ रही हमको। देखो नहीं आ रही ना विक्की। जी मैम, नहीं आ रही है। हाँ ठीक है, यहाँ तक चलो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा है। फिर से हम लोग अपन थोड़ा सा वापस वैसे चलते हैं। जो न्यू यहाँ पर एडमिट हुए हैं आज, एटलीस्ट उन्हें थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ मैं। आप जब आईपीसी पढ़ने से पहले उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाता है। आप लोग सीधा क्या करते हैं, आईपीसी को पढ़ने के लिए सीधा सेक्शन 1 स्टार्ट करते हैं, इंडेक्स को पढ़ते हैं, उसके बाद उसमें कितने सेक्शंस आते हैं, उसके बाद में क्या है। लेकिन आप लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचा कि आईपीसी को हमें हिस्ट्री से स्टार्ट करना होता है, कि आईपीसी बनी कैसे, आईपीसी का जन्म कैसे हुआ, आईपीसी आई क्यों, आईपीसी का क्या मकसद था लाने के लिए। तो आईपीसी एक्चुअली एक यूनिक चीज है, जो कि एक पैनल कोड के अंदर जो नंबर ऑफ क्राइम्स होते हैं, उनका नेचर होता है, उनकी पनिशमेंट होती है। तो आईपीसी एक ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया है, जो कि इन्होंने कवर करने के लिए यह सब्सटेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द क्रिमिनल लॉ। हम सीआरपीसी भी पढ़ते हैं, है ना। आप लोग बोलेंगे कि आईपीसी पनिशमेंट बताता है, सीआरपीसी प्रोसीजर बताता है, यही तो है, इसमें और पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी हुई है। इतना वकील बनने के लिए तो काफी हो गया कि हमें इतना मालूमात होना चाहिए। लेकिन इट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। जहां पर कोई क्रिमिनल लॉ अनसिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर होता है, एवरी मैन इज लायबल टू बी। अब देखो, जहां पर ना झगड़े होते हैं वो प्रॉपर्टी को लेके होते हैं, पर्सन को लेके होते हैं। एक बात समझो, एक रातों रात किसी लड़के ने किसी लड़के को मारा, तो वो एक दूसरे को फोन करके कोयता लेके आ जाते हैं कि चल इसको मारने का, ऐसा हो गया वैसे हो गया है। आपने देखा होगा कि ये सारी चीजें सोसाइटी के अंदर होती है। तो ये टूथ फॉर टूथ, आई फॉर आई, लाइफ फॉर लाइफ जो चलता आ रहा था, तो फॉर्मर उन्होंने एक क्रिमिनल जस्टिस ऐसा बोलते हैं कि जो टाइम एडवांस हुआ था कि इंजर्ड पर्सन अग्री टू एक्सेप्ट कंपनसेशन। अब देखो, कंपनसेशन की बात आई, पहले क्या ऐसे होता था क्या, कंपनसेशन दिया जाता था? नहीं, एक थप्पड़ मार दी, गालियां दे दी, जो भी हो गया उसको वहीं पे खत्म कर दिया जाता था। ए छोड़ 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 छोड़, मत कर मत कर मत कर, जाने दे जाने दे। तो इंस्टेड ऑफ किलिंग हिज एडवर्सरी, सब्सिक्वेंटली क्या हुआ ना, स्लाइड स्केल आएगी कि जो सैटिस्फाइंग द ऑर्डिनेंस ऑफेंसेस व्हिच गिव टू द आर्किड क्रिमिनल लॉ। अब ये सारी चीजों के वजह से ही क्रिमिनल लॉ का जन्म हुआ, क्योंकि अनसिविलाइज सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं ये देखा गया। देखो पहले क्या होता था ना, कि दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, लाइफ के बदले लाइफ, इस तरीके की सजा होती थी। तो उन्हें पता थोड़ी होता था कि अरे ऐसी भी सजा होनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट्स करनी चाहिए। तो ऑल इंडिया लेजिस्लेचर ने क्या किया, एक कैरेक्टर एक्ट लाया 1833 में। 1833 में कैरेक्टर एक्ट का मतलब क्या होता है, कि आपको आपके कैरेक्टर से जस्टिफाई किया जा सकता था। तो जो ऑफिस ऑफ लॉ मेंबर इन द काउंसिल, गवर्नर जनरल, उन्होंने क्रिएट किया प्रोविंसेस और अपॉइंटमेंट किया, एक लॉ कमीशन बनाया। तो फर्स्ट लॉ कमीशन जो है वो अपॉइंट हुआ था 1834 में विद लॉर्ड मैक्यूले। Lord Macaulay, then law minister, and its chairman मैकलॉड एंडरसन एंड मैलेट were the other members of the commission। इन्होंने सोचा कि चलो एक कमीशन ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं और उसको कंसिडर किया जाएगा। इंडियन काउंसिल में 14 अक्टूबर 1837 में उनका जन्म हो गया। उन्होंने ये सोचा कि एक कमीशन लॉ मिनिस्टर बना के एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करेंगे। देखो
जो सीपीसी भी था ना, उसका भी पहले ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया था। आप देखेंगे कि आप लोगों की स्टेट अमेंडमेंट्स अलग होती है, हम लोगों की स्टेट अमेंडमेंट्स, हर स्टेट की अमेंडमेंट्स होती है। आपके स्टेट में ऐसा चलता है, हमारे स्टेट में ऐसा चलता है। तो इन्होंने जब ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था कि उस आईपीसी के अंदर क्या क्या होना चाहिए, किस तरीके से, वो सारी चीजों को इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया जो 14 अक्टूबर 1837 को, ठीक है। फिर इन्होंने ड्राफ्ट को रिवाइज किया। अब देखो, जब हम नए होते हैं ना, तो हम चीजों के ऊपर इतनी कमांड थोड़ी होती है, हमें इतना पता थोड़ी होता है। ये तो 1845, 47, 37 की बात चल रही है। जब तो हम पैदा, क्या दूर की बात है, पता नहीं, अगर पैदा होके मर के भी आ गए तो बोल नहीं सकते, ठीक है। बट द ड्राफ्ट वाज अगेन रिवाइज, उस ड्राफ्ट को फिर से रिवाइज कर दिया गया था 1845 में। जब दूसरी कमीशन बैठी थी, उन्होंने रिव्यू किया, यानी पूरा चेक किया, उस ड्राफ्ट को सबमिट किया, 2 रिपोर्ट्स बनाए उस ड्राफ्ट के, और उस ड्राफ्ट को कंप्लीट किया गया था 1850। मतलब आईपीसी को बनने के लिए देखो कैसे ऐसे बनती आई है आईपीसी, और कोड को रिप्रेजेंट किया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1856 में, पर उसको इफेक्ट नहीं दिया गया। उसका क्या रीजन था? आप देखिए कि एक 1857 में जो ड्राफ्ट था, वो बहुत क्लियरली ऐसे समझा जा रहा था कि उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। उसमें कुछ ऐसी चीज है जो बार्न्स वर्सेस पीकॉक ने कहा कि लेटर केम टू द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। देखो कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या किया ना, उन्होंने देखा कि अरे ये तो चीज गलत है, इसमें तो ये सारी चेंजेस करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें तो सही नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट, देखो ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि 1857 में जब ये ड्राफ्ट को केयरफुली रिवाइज किया गया था, तो किसके हाथ में गया था, लेटर उसे किसको भेजा गया था? तो आप देख लीजिए, वो कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा गया था। उसके बाद में 1860 जब एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, उसके बाद उन्होंने उस चीज के ऊपर किसका एसेंट लिया, यानी कि किसकी परमिशन ली? द गवर्नर की परमिशन लेने के बाद में उसका जन्म अब देखो हो चुका है। समझ आ रही है? यस मैम। सबको आ रही है कि बस यस बोल रहे हो आप लोग? मेरी पता नहीं आवाज मुझे नहीं आ तो। रही हाँ हाँ, मैम, मेरी आवाज नहीं आ रही है। आ रही आ रही आ रही अब एकदम क्लियर आ रही आ है। रही है बट कर रही है। नहीं नहीं, अभी बराबर आई। आपकी आवाज प्रीति आ रही है आपको मैम। समझ आ रहा है? प्रीति यस मैम। आपको समझ आ रहा है ना? यस मैम। 1860 में जब लेजिस्लेचर असेंबली बैठी, तो उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का एसेंट लिया। लॉर्ड केनिन फर्स्ट वाइसरे थे, यहाँ पे देखो। और ये जो डेट है 6 अक्टूबर 1860, इसका एनफोर्समेंट हुआ, और इसका जन्म जो हुआ, जो अपने बोलते हैं ना, अपने मदर के वोम से, यानी कि वो जन्म हो गया उसका 1 जनवरी 1862, और इसका साइटेशन एक्ट नंबर है 45। अब इसका टेरिटोरियल एक्सटेंड क्या है, हमने ये देखा है कि ये कहाँ कहाँ आईपीसी लगती है, कहाँ कहाँ आईपीसी नहीं लगती है। तो ऑटोमेटिकली प्रिंसली स्टेट्स वेयर देयर आर कोर्ट्स, अपने उनके ओन कोर्ट्स है जो कि लीगल सिस्टम चलाते हैं अंटिल 1940। आईपीसी को अप्लाई नहीं होता था जम्मू कश्मीर। आप बोलेंगे मैम को ये नहीं पता क्या? 31 अक्टूबर 2019 में सिचुएशन पूरी चेंज हो गई। जम्मू कश्मीर को भी आईपीसी के गिरफ्त में ले लिया गया, और इस कोड को फोर्स में लाया गया 31 अक्टूबर 2019 by virtue of जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये पूछा जाता है कौन सी एक्ट? रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की, जिसे रिप्लेस किया गया था स्टेट रणबीर पेनल कोड से। देख लो, ये समझ के ले लो, ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है, इंटरव्यू का भी पार्ट होता है, ये पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो इसका स्ट्रक्चर जो था उसे डिवाइड कर दिया गया था। हम जानते हैं
कि 23 चैप्टर्स है, 23 चैप्टर्स, जो कि 511 सेक्शंस है, उन्हें लास्ट अमेंड कर दिया गया था, जो कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018। ठीक है। ट्रायल ऑफ द ऑफेंसेस अंडर आईपीसी, ऑल द ऑफेंसेस, जितने भी ऑफेंसेस होते हैं उसे इन्वेस्टिगेशन होती है, आपको पता है, इंक्वायरी होती है, ट्रायल चलता है। तो अकॉर्डिंगली जैसे हमने सीआरपीसी पढ़ा था, तो उसमें मैंने काफी सारी बातें सीआरपीसी में एक्सप्लेन की थी। तो सेक्शन 4K1 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 क्या बोलता है, विक्की बताओ। सेक्शन 4 सीआरपीसी क्या बोलता है? चलो चलो, आप लोगों को थोड़ा मालूमात होना चाहिए। नहीं पता किसी को भी? सेक्शन 4 आईपीसी क्या बोलता है? नहीं पता। सीआरपीसी, हाँ चलो मैं ही बता देती हूँ। ट्रायल ऑफ द मैम ऑफेंस, उसमें है ना कि जितने भी ऑफेंसेस है, यस मैम, वो सारे आईपीसी, जितने भी ऑफेंसेस है आईपीसी के, वो सीआरपीसी के प्रोसीजर के तहत चलेंगे। बिल्कुल राइट। जितने भी उनकी ऑफेंसेस है ट्रायल होगी। उनकी ट्रायल होगी, और सीआरपीसी एक प्रोसीजर लॉ है, तो आईपीसी और सीआरपीसी को दोनों के माध्यम से पढ़ा जाता है, जो कि सेक्शन 4 में मैं आप लोगों को पढ़ा के आई थी। ठीक है। अब क्राइम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके एसेंशियल्स क्या होते हैं, उसके स्टेजेस क्या होते हैं, ये हमारा बेसिक्स कॉन्सेप्ट होगा, जो यहाँ से मैं आपको बताऊंगी। धीरे 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 हम लोग जूरिस के तरफ चलेंगे, डेफिनेशंस के तरफ चलेंगे, जो आप लोगों को पूछी जाती है। आपको ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज क्राइम, डिफाइन एसेंशियल्स एंड स्टेजेस। क्वेश्चन आपके सामने, आंसर आपके स्क्रीन पर। ठीक है। तो डेफिनेशन जिसको पढ़ा जाता है, सेक्शन नंबर 40 आईपीसी, जो एक्ट और ओमिशन के बारे में बताती है, पनिशेबल ऑफेंसेस। देखो आईपीसी का मतलब ही है ऐसा ऑफेंस, ऐसी कोई घटना जिसके वजह से वो क्राइम सीन होना। जैसे कि खून होता है, तो खून होने के बाद में क्या होता है, खून के जो छींटे होते हैं, खून के जो चाकू होता है, खून करने समय क्या इस्तेमाल हुआ है, रूम की कंडीशन क्या है, रूम में क्या क्या हुआ था, लाइट से क्या खेला गया है, मतलब वो सारी की सारी चीजें जब ऑफेंस होता है तो वो सारी चीजें दिखती है। जो एक्ट है, जो ओमिशन है, जो पनिशेबल ऑफेंस है, उससे हम लोग सेक्शन 40 में देखेंगे और उसकी डेफिनेशन। सिमिलरली आपने सेक्शन 2N ऑफ सीआरपीसी पढ़ रखा है, तो सेक्शन 2N सीआरपीसी क्या है बताएगा मुझे कैन? कोई तो बताएगा। ऑफेंस। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप लोगों को अगर याद होगा तो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक्स भी बताई थी कि हम लोग कैसे पढ़ते हैं, याद है क्या? नहीं, MN सीआरपीसी में यस मैम। 2N जो ऑफेंस के बारे में बताता है, वो ऐसा ऑफेंस जो एक्ट और ओमिशन पनिशेबल बाय आईपीसी या एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, इसे ऑफेंस कहा जाता है। तो जूरिस ने इस ऑफेंस क्राइम को लेकर अपनी अपनी टिप्पणी, अपनी अपनी चीजों को यहाँ पे डिस्कस किया है। तो ब्लैकस्टोन क्या कहता है, स्टीफेंसन क्या कहता है, केनी क्या कहता है, और अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी ये सारा क्राइम सीन क्या है। ब्लैकस्टोन ने डिफाइन किया क्राइम को ऐसा एक्ट जो किया जाता है, कमिटेड यानी कि जो आपने किया है, या ओमिटेड नहीं किया, इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ यानी कि पब्लिक लॉ के खिलाफ आपने, आइदर फॉरबिडिंग और कमांडिंग। क्राइम इज अ पब्लिक रॉन्ग। अब देखो, एक सोसाइटी के अंदर अगर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ दे तो क्या ये पब्लिक रॉन्ग नहीं है?
या कोई ये मॉरल रॉन्ग नहीं है? बिल्कुल है। यही चीजें तो होती है ना जो सोसाइटी को खराब भी करती है, सोसाइटी को अच्छा भी बनाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि हम कहीं पे घर देखने जाते हैं, तो हम बोलते हैं अरे ये एरिया ना अच्छी नहीं है, यहाँ पे फ्लैट लेना नहीं चाहिए, अरे ये एरिया बहुत पॉश है, यहाँ पे लेना चाहिए। तो हमारी एक साइकोलॉजी बनी हुई है ना कि भाई हम ये देख के चलते हैं कि सोसाइटी कैसी है, वहां के लोग कैसे हैं। तो देखो, जैसे हम महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में बॉम्बे का क्राइम रेट क्या है, दिल्ली का क्राइम रेट क्या है, तो आपको पता है माफियाज होते हैं। पता है ये सारी बातें आप लोगों को या नहीं पता है कि क्राइम कहाँ से होता है, शुरू कहाँ से होती है चीजें? पता है आप लोगों को माफियाज क्या होते हैं? जी मैम पता है। क्या होते हैं माफियाज, बताइए। मैम जस्ट लाइक गुंडा। नहीं, माफियाज क्या होते हैं? एनीबॉडी? गुंडा मैम छोड़ दो। मैम माफिया जो जो ड्रग्स का डील करते हैं। मैम जो जो डॉल वो जो क्या? मैम जो ड्रग्स का डील करते हैं, किडनैपिंग करवाते हैं डॉल या करते हैं, वही से माफिया होते हैं। माफियाज होते हैं। और फिर जो समझो माफियाज तो ठीक है, जो समझो पाकिस्तान से आए हैं क्राइम करने के एस्पेक्ट से, उसे क्या समझोगे आप? वो कौन है? जैसे आप हिंदी में आतंकवादी कहते हो, वो क्या है? जी मैम। जो बॉम्ब मैम ब्लास्ट उसे करवाते हैं वो क्या है? मैम उसे तो माफिया ही है। आतंकवादी ही कहते हैं। हाँ, मैम आतंकवादी कहते हैं। माफिया नहीं होता, माफिया अलग माफियाज होता और है। आतंकवादी में क्या डिफरेंशिएट बिटवीन है, बताओ। मैम आतंकवादी वो होता है जो एक पर्पस के लिए आता है, जैसे बम ब्लास्ट करना तो बम ब्लास्ट ही करना है, हाँ हाँ किसी को किडनैप करना तो किडनैप ही करना है। लेकिन माफिया वो होते हैं जो जो मतलब एक काम ही नहीं है, मतलब बहुत सारे काम करते हैं, जैसे ड्रग्स का काम हो गया, किडनैपिंग हो गया, मर्डर हो गया, इसे माफिया करते हैं। उसे माफियाज कहते हैं। और कोई मुझे बताएगा माफियाज क्या होते हैं? ऋषभ बता सकता है। ऋषभ, यस मैम। लड़कों को तो आराम से पता होता है कि माफियाज क्या होते हैं। मैम जैसे अभी अतीक अहमद मारा ना, वो जैसे करता था, मर्डर करवाता था किसी से या किडनैपिंग हाँ करवाता था, हाँ। उसी को मतलब माफिया बोला जाता है। जैसे रेत अच्छा, माफिया बोला जाता है, जैसे बालू का जैसे मैम किसी हम तो क्या खनन बोले, होता है, हम तो वही बोले मैम। वही होता है। हाँ हाँ हाँ, मैं सबसे पूछ रही हूँ। मैंने आपसे कहा कि आपने कहा गलत कहा है? कहीं पे भी मैंने कहा? और आतंकवादी में किसी मतलब दूसरे देश से आए, वो चाहे बम ब्लास्ट करता है, मतलब खुद को उड़ा लेता है, मतलब पूरे पब्लिक के बीच में वेरी गुड। किसी को मारने के व्यू से आता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उस्मा आप बताओ, माफियाज क्या होता है? माफिया क्या होता है? चलो ये बता दो उसमें कि बोल कौन सी रही है पर उसका कंट्रीज आवाज में आ नहीं पा रहा माफियाज है। है? कौन सी कंट्रीज में माफियाज है, चलो ये बता दो। मैम मलेशिया। मलेशिया। मैम रसियन रसियन माफियन बोला जाता है। हाँ, रशियन माफियन बोला जाता है। वेरी गुड, मलेशिया वेरी रसिया गुड। है। और एनी अदर कंट्री जो अपन बता वही सकते हैं? मैम दुबई। दुबई नहीं, नहीं नहीं, दुबई दुबई को नहीं है, मतलब दुबई ऐसे नहीं। बोला नहीं गया है। नहीं, नहीं। मैक्सिको बोल सकते हो आप। सर्बियन मैक्सिको मैम, में, सर्बिया। यस। हाँ, सर्बिया भी कहते हैं, राइट, परफेक्ट। यस। अफगानिस्तान। नहीं वो तो हाँ, यहाँ पे भी ये चलता है, हो गया। यस 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 हाँ। यस। अब मुझे ये बताओ कि जो क्राइम रेट है, जो 2018 और 2017 का क्राइम रेट कितना ज्यादा है? क्योंकि देखो, हम
2018 में हम लोग इन्हें भी लेके आ गए यहाँ पर, जम्मू कश्मीर को, तो क्राइम रेट बताओ। इसके लिए फिर एनसीआरबी का रिपोर्ट देखना पड़ेगा मैम, उतना मालूम नहीं है। ओके ठीक है, मालूम नहीं है। और कोई जो मुझे बता सकेगा 2018 एंड 2017 का क्राइम रेट कहाँ, क्या ज्यादा चलता था वहां पे? 2017 में ज्यादा था 2018 के कंपेयर में। 2017 में कम था कंपैरेटिवली 2018 था 2018 में ज्यादा था, 2017 में कम था इनफैक्ट। ठीक है, तो अगर आप इंडिया को क्राइम रेट में कौन सा रैंक देना चाहोगे? कौन सा रैंक देना चाहोगे इंडिया के क्राइम रेट में, कि कौन सा रैंक दोगे आप कि इंडिया को कौन सा रैंक मिलता है क्राइम? यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, रशिया है, चलो बताओ 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 बताओ, क्राइम रेट बताओ इंडिया का कौन सा, आप कितना रेट करोगे इंडिया को? इंडिया का 77 है। नहीं, 65% ऑफ इंडियन रैंकिंग आता है, जहां पर आप गूगल कर रहे हो क्या? जी मैम। हाँ बस गूगल बाबा से पूछ लिया। 65th रैंक है इंडिया का अमॉन्ग्स ऑल द कंट्रीज, कि उनका क्राइम रेट जो अपना है। मैम बट यहाँ पर 77 बता रहा है। नहीं 65 है, 65। अभी वो गूगल क्या बोलता है ये मुझे नहीं मालूम, आई हैव नो क्लू अबाउट द गूगल। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि आपको माफियाज क्या होते हैं, क्राइम रेट क्या होता है, ये बेसिक चीजें हैं जो हम लोग आईपीसी को जैसे हम लोग कोई भी खाना बनाते हैं या खाना खाते हैं तो टेस्ट अच्छा होना चाहिए ना, तो हमारे टेस्ट ऑफ आईपीसी जो होंगे ना वो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होंगे इसके अंदर। तो ब्लैकस्टोन ये बोलता है पब्लिक रॉन्ग के बारे में, स्टीफनसन मॉरल रॉन्ग के बारे में बताता है, केनी जो है वो सोवरीन स्टेट के बारे में बताता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्राइम जो इज एन एक्ट पनिशेबल बाय लॉ एज फॉरबिडन बाय द स्टैट्यूट ऑफ इंजरीज टू अ पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर को लेकर देखो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर जो इंग्लिश डिक्शनरी है, देखो आपको पता है कि आप लोगों को लॉ की डिक्शनरी अगर नहीं है तो आप लोग डाउन